नमस्ते बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति से मतलब है, इसके लिए हमें देखो वृत्तीय गति हम देख चुके हैं। वृत्तीय गति के अंदर अगर कोई भी कण वृत्तीय गति में वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो उस पर अभिकेंद्रीय बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अब साथ साथ अब हम यहाँ पे एक नई चीज की बात करने वाले हैं, ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल मतलब एक तो हमारे पास दो तल होते हैं बच्चों। एक तो है हमारा क्षैतिज तल, ये कोई वस्तु है हमारी, वो हम बोल रहे हैं कि क्षैतिज तल में गति कर रही है, तो वो इस तल में क्या है, इस तरह से गति कर रही है। अब हमारा इसका ऊर्ध्वाधर तल क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर तल मतलब यहाँ पे इस तरह लंबवत तल, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। ये इस तरह से ऐसे चल रही है, ये वाला तल हो गया क्षैतिज तल, और यहाँ पे इस तरह से हो रही है गति, तो ये होगा हमारा कैसा तल, ऊर्ध्वाधर तल। अब यहाँ पे हमने देखी ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। अगर हमने कोई पेन लिया, उसको इस तरह से बॉल लिया, उसको डोरी से लटकाया, उसको इस तरह से घुमा रहे, तो वो कौन से यहाँ पे जो वृत्तीय पथ बन रहा है, जो सर्कल बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, क्षैतिज तल में बन रहा है। और उसी प्रकार से अगर हम उसी चीज को उस पे डोरी से बंधे हुए कोई बॉल है, उसको अगर हम ऐसे घुमा रहे, देखो ऐसे कैसे घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे, उस ऊर्ध्वाधर तल में घुमा रहे, ऐसे घुमा रहे ऊर्ध्वाधर तल में, तो हमारे पास जो वृत्तीय पथ बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है, इस प्रकार बन रहा है। तो ये ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति हमें देखनी है। अब इस ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति देखने के लिए हमने दो स्थितियां ली हैं यहाँ पे। अब हम बोल रहे हैं कि इसको बी पॉइंट मान लिया, इसको हमने ए पॉइंट मान लिया। माना कि इनिशियली कण क्या था, यहाँ पे था, कुछ समय पश्चात वो कण क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, जो अपनी कितने कोण पर, कोणीय विस्थापन उसमें कितना हो गया, थीटा कोणीय विस्थापन हो गया उसमें। क्लियर। अभी यहाँ से हमने क्या बोल रहे हैं कि ये जो बॉल है या कोई भी पिंड है, ये यहाँ से इस डोरी से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। ये क्या है, हमारे पास डोरी है, डोरी से क्या बंधा हुआ है, इसको इस तरह से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है। अब जब इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं तो इस वृत्तीय पथ पर इस डोरी के ऊपर हम पढ़ चुके हैं क्या लगेगा, ऊपर की ओर तनाव बल। ये एम द्रव्यमान का वस्तु है, या कोई भी पिंड है या बॉल है द्रव्यमान की, इसके कारण डोरी पर तनाव बल लगेगा ऊपर की ओर, इसका भार नीचे की ओर है, ऊपर की ओर लगेगा। इसका जो भार है एम जी, वो कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। क्लियर। अब यहाँ से थीटा कोण बन रहा है, इसमें यहाँ से कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। ठीक है। हम बोल रहे हैं कि mg भार लग रहा है। अब इस mg भार का, लेकिन पिंड तो कैसे गति कर रहा है, वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो इसके भार के दो घटक, इसका जो भार है वो दो घटकों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, दो लंबवत घटकों में। तो एक तो घटक हमारा इस दिशा में होगा और एक घटक हमारा क्या होगा, इस दिशा में, तो लंबवत घटक बना दिए हमने। अब यहाँ से एंगल थीटा निकालो कि थीटा एंगल कहाँ बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये देखो इसकी समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अब इस रेखा पर एंगल थीटा बन रहा है, तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्लियर है। हमने दोनों घटक निकाल लिए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ठीक है। अब ये पिंड ऐसे क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब हम इस तरह से किसी पिंड को घुमाते हैं, जब वो इस तरह से लटका रहेगा तो बॉल पूरी तरह से नीचे की ओर लटकेगी, जैसे जैसे वैसे जा रही है, तो वो अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो उसकी क्या है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, यहाँ तक जाकर उसमें जो विस्थापन हो रहा है वो क्या है, मैक्सिमम है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, इससे और ऊपर वो नहीं जा पा रहा। उसके बाद वापस से वो क्या हो जाता है, अपनी प्रारंभिक, मतलब उसकी प्रारंभिक स्थिति से ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है। रेखीय विस्थापन की बात कर रहे हैं, इस प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक का जो उसका विस्थापन है वो क्या है, मैक्सिमम है। किसी रेखीय पथ में मैक्सिमम दूरी क्या होती है, उसके डायमीटर के बराबर होती है, व्यास के बराबर। तो जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तो वो बॉल अगर बहुत कम वेग से गति करेगी तो बॉल इस मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगी, नीचे की ओर गिर जाएगी। आ रही बात समझ में। तो उसमें तनाव बल हमारा किस दिशा में कार्य कर रहा है, कितना लग रहा है, वही सेम सारी स्थिति हमें निकालनी है। अब उसके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये बॉल जब घूम रही है तो इस पर कितने कितने प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से बल लग रहे हैं इसके ऊपर। तो इनमें क्या लगते हैं बच्चों, दो प्रकार के बल लगते हैं, एक तो समांतर बल और दूसरा लंबवत बल। समांतर बल जो होता है वो रेखीय वेग के
किसके अनुदिश होता है? रेखीय वेग के अनुदिश। और आपको पता है रेखीय वेग को स्पर्श वेग भी कहते हैं। स्पर्श गति, ये क्या होगी? इसकी स्पर्श गति होगी किसके अनुदिश? इस किसी भी बिंदु पर उस पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताती है? इसकी रेखीय वेग की दिशा को बताती है। तो इसके अनुदिश हो गया कि यहाँ पर रेखीय वेग के अनुदिश हमारा कौन सा घटक होगा? समांतर घटक होगा। क्लियर? ये वाला घटक जो होगा वो क्या होगा? इसके समांतर घटक। इसे समांतर घटक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जाएगा वो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश। यहाँ पर मतलब ये वाला जो घटक होगा वो हमेशा क्या होगा? इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की क्या होगा? अनुदिश होगा, रेखीय वेग के अनुदिश होगा, इसलिए इसको समांतर घटक बोला गया। और ये जो दूसरा घटक है वो इसके कहाँ लग रहा है? एकदम परपेंडिकुलर है। जिस दिशा में क्या लग रहा है? तनाव को लग रहा है। जो वृत्तीय पथ हमारा इस दिशा में उसकी इस तल के कह रहे हैं परपेंडिकुलर है। आ रही बात समझ में? क्लियर? तो परपेंडिकुलर के इस वजह से इस वाले घटक को तो क्या बोला जाता है? लंबवत घटक। अब लेकिन इस दिशा में केवल mg cos थीटा तो लग नहीं रहा, तो हमारा जो ये वाला घटक है, तो पहली इक्वेशन तो क्या आ गई कि हमारे दो प्रकार के बल लग रहे हैं। एक तो समांतर बल, समांतर बल तो किसके बराबर होगा? mg sin थीटा के बराबर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और जो लंबवत घटक है वो कौन सी दिशा के अनुदिश लग रहा है? इस दिशा के अनुदिश, इस डोरी के लंबवत, इस रेखा के अनुदिश। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से बल, T ऊपर की ओर लग रहा है और नीचे क्या? mg cos थीटा लग रहा है। अब लंबवत बल जो हमारा को इसके लंबवत है ना, तो F पैरेलल भी क्या है हमारा? F लंबवत भी क्या है हमारा? नीचे की ओर है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? F लंबवत प्लस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू T। या हम कह सकते हैं कि F परपेंडिकुलर किसके बराबर है? T माइनस mg cos थीटा। क्लियर? ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। क्लियर? अब चाहो तो यहां से हम क्या निकाल लें? समांतर त्वरण निकाल लें कि वो किस समांतर त्वरण से गति करेगी। किस समांतर त्वरण से गति कर रही है? A इज इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन m। m से m कटा तो हमारे पास क्या आ गया? g sin थीटा। इस समांतर त्वरण से क्या कर रही है? वो गति कर रही है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पे लंबवत घटक के लिए हम इसका ऊर्ध्वाधर त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। और ये जो बल है ये आपने देखते हैं कि F लंबवत बल जो है वो इसकी क्या लग रहा है? लंबवत लग रहा है। कहाँ क्या लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। क्लियर? और ये कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर। तो ये किसका कार्य कर रहा है? ये T माइनस mg cos थीटा यहाँ लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। ये किसका कार्य कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल का कार्य कर रहा है। और अभिकेंद्रीय बल आपको पता है, ये अभिकेंद्रीय त्वरण आपको पता है क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन r। निकाल चुके हैं इससे पहले। ये क्या है हमारे पास? v स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से F लंबवत अपॉन m वैल्यू रख लो T माइनस mg cos थीटा अपॉन m। ये आ गई हमारी इक्वेशन 3। तो हमारे पास ऐसे किसकी वैल्यू आ गई? A लंबवत की वैल्यू आ गई। ठीक है? अब इसकी वैल्यू, ये हमारा जो घटक है ये A लंबवत घटक कहलाता है, जो बताता है कि वृत्तीय पर ऊर्ध्वाधर तल में जो भी वृत्तीय गति हो रही है वो केवल और केवल इस घटक के कारण ही होती है। अब यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास T की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? क्या आ जाएगी वैल्यू? v स्क्वायर अपॉन r T माइनस mg cos थीटा अपॉन m। ये m इधर लेके गए, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू T माइनस mg cos थीटा। क्लियर? वही वैल्यू आ गई, ये लंबवत बल है। ठीक है? T निकाल लेते हैं, तो T इज इक्वल्स टू कितना आ गया? mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। और T इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस g cos थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? तनाव बल का मान आ गया। किसका मान आ गया? तनाव बल का मान। कि तनाव बल उस पर क्या लग रहा है? इतना लग रहा है। क्लियर? तो अब इसमें थीटा की अलग अलग वैल्यू लेते हैं और यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ से देखो, हम इसकी जो स्थिति निकालेंगे वो बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे निकालेंगे। जब ये बी पॉइंट पे है, ये अपनी प्रारंभिक स्थिति पे है, तो अब यहाँ पे थीटा बच्चों देखो कितना होगा? 0 डिग्री। अभी ऐसे गया थीटा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री हो गई। तो और वही ये स्थिति हम कहीं से भी ले सकते हैं। अब वापस ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति वापस क्या हो रही है? रिपीट हो रही है ना। तो केवल आधे के लिए देख लेते हैं स्थिति, बाकी के लिए वही सेम स्थिति होगी। तो अब हम केस फर्स्ट ले लेते हैं।
जो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 0 डिग्री, मतलब कौन से पॉइंट पर है, एट पॉइंट बी पॉइंट पे। तो ये उसका न्यूनतम बिंदु भी कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है, न्यूनतम बिंदु, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्थिति क्या है, न्यूनतम। क्लियर, न्यूनतम बिंदु, यहाँ से वैल्यू रखी इसकी, तो टी बी रखते हैं हम, बी पॉइंट पे देख रहे हैं, इसमें हमने वैल्यू रखी इक्वेशन 4 में, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी कॉस 0 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। तो टी बी की वैल्यू कितनी आ गई, एम इंटू बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी। क्लियर, तो ये क्या बिंदु कौन सा कहलाता है बिंदु, ये मिनिमम पॉइंट कहलाता है। मिनिमम पॉइंट मतलब कि यहाँ पर उस पर जो तनाव बल लग रहा है, वो तनाव बल क्या लग रहा है हमारा, ऊपर की ओर लग रहा है, और वो तनाव बल क्या लग रहा है, बहुत न्यूनतम लग रहा है। आ रही बात समझ लो, तनाव बल क्या लग रहा है, न्यूनतम लग रहा है, और अभिकेंद्रित त्वरण क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। अब हम आ जाते हैं उच्चतम बिंदु पे। यहाँ पर हमारे पास केस सेकंड ले लेते हैं, इसमें थीटा इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। टी ए लिख लेते हैं, ए पॉइंट पे तनाव बल कितना है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस कितना आ गया, जी। टी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी। ये क्या कहलाता है हमारा उच्चतम बिंदु, ए पर क्रांतिक वेग क्या कहलाएगा हमारे पास, तनाव बल का मान। क्लियर, अब हम कह रहे हैं कि ए पॉइंट पर तो उस पर तनाव बल इतना है, बी पॉइंट पे तनाव बल इतना है, और ए पॉइंट पे तनाव बल, जब वो बी पॉइंट पे, तो वो हमारे पास पूरी तरह से नीचे की ओर क्या लग रहा है, उसका भार लग रहा है, पूरी डोरी के पूरी तरह से तनी हुई रहेगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, मैक्सिमम पॉइंट पे जाएंगे, तब उसका तनाव क्या हो जाएगा, उस पे नीचे का तनाव बल अब कहाँ पे लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तनाव बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और उसका जो भार है वो भी कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। इसलिए तो क्या होता है, वो बॉल नीचे की ओर क्या हो जाती है, गिर जाती है। वो बॉल क्या हो जाती है बच्चों, नीचे की ओर गिर जाती है। यहाँ पे तनाव बल लग रहा है ऊपर की ओर, और भार कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो वो डोरी इस तरह से क्या रहती है, तनी हुई रहती है, क्योंकि भार उसको क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है तनाव बल को। लेकिन हम जब इस पॉइंट पे जाते हैं, इसलिए इस बिंदु को कहते तो न्यूनतम बिंदु है, लेकिन यहाँ पर तनाव बल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसे कहते तो मैक्सिमम पॉइंट है, इसे कौन सा पॉइंट बोलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तनाव बल क्या होता है हमारा, न्यूनतम होता है। आगे बात समझ में, तभी वो बॉल क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। अब हम वो वेग निकालते हैं जिस वेग से अगर ये वस्तु गति करे वृत्तीय पथ पर, तो ये आसानी से क्या करे, वृत्तीय पथ पर गति। अगर हम कह रहे हैं कि अगर बॉल हम ऐसे धीरे धीरे स्लोली लेके जाएंगे, अगर बॉल इतनी स्लो लेके जा रहे हैं कि बॉल नीचे आके गिर जाएगी, हमारा पूरा सर्कल ही कंप्लीट नहीं होगा। तो हम किस वेग से उस बॉल को वृत्तीय घुमाए कि वो पूरा एक वृत्तीय पथ हमें प्राप्त हो सके, तो वो वेग कैसा वेग कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। कैसा वेग कहलाता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। तो उसका क्रांतिक वेग क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी को हम v से व्यक्त करते हैं, वो ज्ञात कर लेते हैं हम। अब क्रांतिक वेग कौन सा वेग होगा, उस वेग पर जहां पर यहाँ पे जाके क्या होगा, तनाव बल क्या होगा, 0 हो गया। इस ए पॉइंट पे तनाव बल अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब इतनी वेलोसिटी से अगर वो गति करेगा तो वो वृत्तीय पथ पर गति नहीं करेगा। अब उससे ज्यादा से वेग से गति कर रहा है तो वो गति कर पाएगा। तो इसलिए टी ए पर क्या हो रहा है, हम 0 ले लेते हैं। ये स्थिति 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, g इज इक्वल्स टू एम जी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल, ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी, और बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी। ये वेग कैसा वेग कहलाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग कहलाता है। अगर मतलब किस पे निर्भर करता है, त्रिज्या पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है कि उसे कितनी त्रिज्या रखें, मतलब डोरी की लंबाई कितनी हो, उस पर निर्भर करता है कि हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी। अगर इस वेलोसिटी से अगर हम गति का क्योंकि अगर इस वेलोसिटी से गति करें तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, तनाव बल 0 हो जाएगा और बॉल क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो हमें इस वेग से ज्यादा वेग से क्या करना पड़ेगा, गति कराना पड़ेगा, ताकि ऊर्ध्वाधर तल पे वो पिंड या बॉल जो है वो पूरी तरह से वृत्तीय पथ पर गति कर सके। क्लियर, तो ये है हमारा ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय पथ पर गति का मान। क्लियर,
तो अगर हमें ये पूछा जाए कि अब हमें इनिशियल बी पॉइंट पर, अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो बी पॉइंट पर बीसी वेग से तनाव बल कितना होगा, बी पॉइंट पर बीसी वेग से तनाव बल का मान कितना होगा, तो बी पॉइंट पर टी बी सी निकालने पे बी पॉइंट पर क्रिटिकल वेग से गति करने वाले पिंड का पर लगने वाला तनाव बल बी स्क्वायर अपॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके कितनी है, आर जी, ये भी आर जी, आर से आर कैंसिल, तो कितना आ गया 2mg, मतलब टीबीसी मतलब बी पॉइंट पर कितना तनाव बल लग रहा है 2mg, बहुत ज्यादा लग रहा है। और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से गति कर रहा था तो ए पॉइंट पर तो तनाव बल क्या था, शून्य था, और क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर गति कर रहा है तो न्यूनतम बिंदु पर तनाव बल क्या होगा, अधिकतम होगा, कितना होगा 2mg के बराबर, जो कि बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से डोरी पूरी तरह से तनी हुई रहती है। क्लियर, तो ये पूरा है हमारा ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।